क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस मेंस 2025 का है उसका जो 5 और 6 पेपर है हमारे चैनल द्वारा कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं एक एक जो है क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा, और जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो बिल्कुल याद रखिएगा कैसे होगा। तो याद रखिएगा, इसमें हम माइंड मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैपिंग पे आधारित ही सारे प्रश्न हम करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टॉपिक वाइज जब हम क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है, और हमारे जो है जो आंसर होते हैं वो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जितना आप आंसर में डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, मैप का इस्तेमाल करेंगे, और जो है माइंड मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही प्रभावशाली आपका आंसर बनेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये जो याद रखिएगा, ये हम लगातार इस पे हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश जो स्पेशल पेपर 5 है इसके लगातार वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके आप वहां से देख करके, और आप जो है पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज है। तो कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल के, याद रखिएगा, जो हमारा एग्जाम वेब जो आपका ऐप है उस पर आपको सारा मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, और आपको वहां से सारी क्लासें मिल जाएंगी। हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से है। जो आज का जो वीडियो है इसमें हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा हम इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन होता है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे आपका जो है जल विद्युत हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे बायोमास हो, चाहे अननवीकरणीय ऊर्जा हो, उत्तर प्रदेश की स्थिति में क्या स्थिति है, इस पे हम सारे क्वेश्चन को आज करेंगे। तो अब जो हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इस आज के वीडियो में, उत्तर प्रदेश की उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए, इसे नियंत्रित करने के नवाचारी उपाय सुझाइए। मतलब ये क्वेश्चन इसमें हमें 2 फेज में क्वेश्चन लिखना है। पहला है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, आपको पता होगा पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा, अगर हम पूरे विश्व के स्तर पे देखें तो विश्व के स्तर पे भी उत्तर प्रदेश का 6 या 7वां स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। जो है अगर देशों के मामले में देखा जाए उस मामले में भी उत्तर प्रदेश का स्थान 6 या 7 नंबर पे आता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है प्री में मेंस एग्जाम में, कि उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। मतलब क्या कारण है जिस वजह से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरा, और उनको नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं, हम नवाचारी उपायों की भी जो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो लिखा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि, पहले हम भूमिका बताएंगे, फिर उनके कारण बताएंगे, फिर नियंत्रित करने के जो उपाय है वो बताएंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। तो आंसर का प्रारूप इसी प्रकार का आपका होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इस बार लाया हूं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि अभी हमारे यहाँ जनगणना नहीं हुई है, तो भारत जनगणना जब नहीं हुई है तो जो जनगणना 2011 की है उसी आधार पे हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो लिखा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़ की आबादी के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आधारभूत सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। तो आधारभूत सेवाएं क्या होती हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा के अभाव में उच्च जनसंख्या वृद्धि प्रदेश की प्रगति में बाधक बनती जा रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का बढ़ना एक चिंताजनक का जो है विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को अगर हम स्किल कर दें तो इसको हम विकास काम में लगा सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो आगे मैं बात करूंगा अभी। तो पहले जनसंख्या वृद्धि की बात कर लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हमारे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है डाटा की बात कर लेते हैं। तो उत्तर जो है भूमिका में हम ये भी बताएंगे कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। जनसंख्या घनत्व 829 है। 10 की वृद्धि जो हुई थी 1 से लेकर 11 में के बीच में 20.22% की वृद्धि हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में
हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्यों है ज़्यादा, उनके कारणों की बात करते हैं। तो हम कारणों को जो है अगर बात करेंगे तो मैंने बताया था कि हम बिल्कुल मैप के आधार पे और आपका जो है पॉइंट में आपको बताएंगे, जिससे आपको लिखने की, समझने की और जो है याद करने की जो है आपकी हैबिट बढ़े और आपको जो है आंसर आपका प्रभावशाली बना रहे। लिखिए आप, पहला कारण है भौगोलिक कारण है। याद रखिएगा किसी भी चीज के जो कारण होते हैं वो केवल मानवीय कारण नहीं होते हैं, भौगोलिक कारण भी होते हैं। तो भौगोलिक कारण क्या है, नदियों व नहरों द्वारा सुलभ जल को पहुंच। इससे क्या होता है, हमारे यहाँ जो है जल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। कृषि जो है उपजाऊ भूमि है, कृषि अधिक है, इस वजह से यहाँ पर जो है खाने पीने की समस्याएं नहीं होती हैं। ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण माना जाता है। बृहद उपजाऊ क्षेत्र, अनुकूल जलवायु दशाएं हमारे यहाँ हैं। अनुकूल दशा होने की, जलवायु दशा होने की वजह से भी हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को अगर देखा जाए तो भौगोलिक कारणों में ये भी लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आती है जिस वजह से जनसंख्या अचानक से कम हो जाए। ना तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ना हमारे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ता है, ना भूकंप का प्रभाव पड़ता है, ना यहाँ बहुत ज़्यादा चक्रवात का प्रभाव पड़ता है। इस वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं हमारे यहाँ बहुत कम आती हैं उत्तर प्रदेश में। तो लोगों के मरने का डर बहुत कम है, लोग मरते बहुत कम हैं। और दूसरा, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दो चीज़ें हैं। एक तो मृत्यु दर बहुत कम है। मृत्यु दर कम क्यों है, एक तो स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छी पहुंच हो चुकी है, और दूसरा जो है हमारे यहाँ पर आपदाएं नहीं आती हैं, और दूसरा हमारे यहाँ जन्म दर बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति ऐसी है, हमारे यहाँ संसाधन की उपलब्धता है, उपजाऊ भूमि है, तो लोगों के खाने पीने के लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा बात करते हैं आर्थिक कारण। गरीबी निवारण के लिए जनसंख्या वृद्धि को उत्तरदायी मानना रूढ़िवादी सोच है, ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, दूसरा, इससे श्रम बल ज्यादा अर्जित होगा। हमारे यहाँ एक गांव में कहावत है कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो खेतों में काम करेंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो हमारा आसपास के एरिया में हमारा वर्चस्व रहेगा कि उनके यहाँ ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा लोग जो है, तो आसपास के लोगों में वर्चस्व बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश में मान लो किसी के यहाँ, किसी भी ऐसा जो है परिवार है जिनके यहाँ लगातार लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो लड़के की चाहत में जो है लड़कियों की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात जनसंख्या बढ़ती जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके आसपास देखा होगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जो है जनसंख्या कितनी है 78%, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे लोग जो है निर्भर हैं, और जो है उसी लिए जो है पे सुविधाएं मिलती रहती हैं, तो इसलिए उनको जो है परेशानी नहीं होती है बच्चों को पालने में। ठीक है, ये भी एक समस्या हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में दोनों जगह बनी हुई है। राजनीतिक कारणों की बात की जाए तो महिलाओं को नीति निर्माण में भागीदारी न होना। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत कम है। पंचायत से लेकर के, नगर निगम से लेकर के और विधानसभा, लोकसभा तक देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी कम है। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमें जो है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे वो महिलाओं से प्रभावित हो सकें और महिलाओं को समझा सकें कि नहीं, अधिक जनसंख्या पैदा करना, अधिक बच्चे पैदा करना हमारे लिए हानिकारक है, हमको हमेशा गरीबी और बेरोजगारी में हमेशा हम उसी में बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से महिलाओं की जो भागीदारी भी कम है। योजनाओं और नीतियों का उचित क्रियान्वयन न होना। राजनीतिक कारणों में यह भी है कि हमारे यहाँ जो योजनाएं होती है जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए, तो उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में बहुत समस्याएं आती हैं। धरातल पर पहुंचाया नहीं जाता है और जो है लीपापोती कर करके उसको फाइलों तक ही सीमित रखा जाता है, कार्यालय तक ही वो सीमित रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक कारणों की बात करते हैं तो रूढ़िवादी समाज है हमारे यहाँ। रूढ़िवादी समाज, मैंने आपसे बताया कि लड़की पैदा होने पर हमारे यहाँ अभिशाप मानते हैं।
तो लड़का पैदा करने के लिए उसकी चाहत में और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हम चले जाते हैं, और पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से लड़कों की चाहत में ही जनसंख्या बढ़ती जाती है। दूसरा, परिवार नियोजन के उपायों को ना अपनाना। भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार नियोजन की बहुत सारी स्कीमें लाई जाती हैं, लेकिन अशिक्षा के अभाव में, जागरूकता के अभाव में और जो है ना रूढ़िवादी सोच के कारण लोग जो है परिवार नियोजन की जो है उपायों को नहीं अपनाते हैं। ये भी एक समस्या हमारे लिए बनी हुई है जिससे जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बढ़ती जा रही है। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी जो है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो सोचता है अगर बच्चा ज़्यादा पैदा करेंगे तो दूर दूर अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम करेंगे और पैसा कमा के लाएंगे, तो उससे भी लोग जो है प्रोत्साहित होते हैं। दूसरा, महिलाओं का अशिक्षित होना। हमारे देश में 43% जो है लगभग महिलाएं शिक्षित है अगर देखा जाए तो, जो पूर्ण रूप से शिक्षित हैं। लेकिन अगर शिक्षा का रेट देखा जाए, साक्षरता का तो ज़्यादा है इससे, लेकिन अगर कहा जाए तो महिलाओं का जो अशिक्षित होना ये बहुत बड़ी समस्या है। जागरूक ना होना, शिक्षित होने के बावजूद भी जागरूक नहीं होती है हमारे उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं। तो शिक्षित होना और जागरूक होने में अंतर है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि महिलाओं का हमारे यहाँ अशिक्षा है, इस वजह से वो परिवार नियोजन को नहीं अपना पाती हैं। वो इसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भगवान की देन मानते हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव का मतलब यहाँ हो गया कि जो है परिवार नियोजन के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनकी हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है। बाल विवाह तो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी गांव में अभी भी कहीं कहीं पर बाल विवाह की जो है समस्याएं देखी जाती हैं, खास करके तराई क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो बाल विवाह होने की वजह से भी जो है बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बाल विवाह को धीरे धीरे जो है हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में जो है समाप्त जो है करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इसमें हमें जनता का सहयोग भी होना चाहिए। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन जनता जब तक उसको लागू नहीं करेगी, जब तक जनता उसको अपनाएगी नहीं कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे, तब तक जो है वो योजनाएं सफल भी नहीं हो सकती हैं। खास करके सामाजिक योजनाएं जो है, पितृसत्तात्मक समाज हमारे यहाँ है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। उच्च प्रजनन दर हमारे यहाँ 2.4, राष्ट्रीय स्तर पर 2 है तो उत्तर प्रदेश में 2.4 है। ये उच्च प्रजनन दर हमारे यहाँ बनी हुई है जलवायु के कारण, उपलब्धता, जन संसाधनों की उपलब्धता के कारण, रूढ़िवादी समाज के कारण। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है उच्च जन्म दर होने की वजह से और निम्न मृत्यु दर होने की वजह से जनसंख्या तेजी से हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। तो ये बहुत याद रखना, सदाबहार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, इसलिए हमें इनको अच्छे से याद करने और इसको समझने की जरूरत है। अब आते हैं अगला जो फेज है आपके क्वेश्चन का, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रित करने के क्या उपाय हो सकते हैं, हम जनसंख्या को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो लिखा है छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देना, हम दो हमारे दो, जो परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, जो नारा है, उसको अपनाना, ठीक है। दूसरा, शहरीकरण को बढ़ावा देना। जब शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है तो जनसंख्या अपने आप धीरे धीरे क्या होती है, परिवार छोटे होते चले जाते हैं, तो लोग एक से दो से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करते हैं। पिछड़े क्षेत्रों का विशेष ध्यान, जैसे तराई क्षेत्र हो गया, आपका बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं को, शिक्षा को, अन्य चीज़ों को हमें क्या करना है, पिछड़े क्षेत्रों पर हमें विशेष ध्यान देना है। लैंगिक भेदभाव समाप्त करना, हमारे यहाँ लड़की और लड़के में जो भेदभाव होता है ना, इसको हमें समाप्त करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक लैंगिक भेदभाव समाप्त नहीं होगा तो जनसंख्या अपने आप बढ़ती रहेगी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना, जो हमारे युवा हैं, मान लीजिए किसी कारण से वो कम पढ़ पाते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि उनको गरीबी की वजह से या कोई भी कारण हो जाए, तो लेकिन उन युवाओं को, हम किसी भी वर्ग के युवा हों, किसी भी जात की युवा हों, हमें उनमें भेदभाव नहीं करना है कि कोई भी युवा हो, उन्हें हम कौशल विकास से क्या करें, हम जोड़ दें। वो कोई स्किल सीख लें तो क्या होता है उससे, तो वो बिजी रहते हैं, काम करते हैं और उस जो है महत्व को समझते हैं। तो हमें युवाओं को मानव पूंजी, मानव संसाधन में बदलना होगा, तो हमें स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, जैसे कंप्यूटर बनाना, जैसे मोबाइल बनाना, जैसे पेंटिंग करना। जैसे देखा जाए तो आजकल देखा होगा लड़कियों को जो है ब्यूटी पार्लर के जो है कोर्स सिखाए जाते हैं। ऐसे जो हमें काम करना है जिससे युवाओं को हम क्या कर सकते हैं,
स्किल करेंगे तो नए रोजगार की ओर आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश कम होता है, चाहे बजट आप उठा के देख लीजिए या कुछ भी उठा के देख लीजिए, तो हमारे यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश को और आप बढ़ाइए, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण पर बल देना चाहिए, अर्थात महिलाओं को आप जागरूक करिए कि जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। उनको जो है आशा कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे देश की जो सिविल सर्विस के जो अधिकारी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको कैंप लगा करके सब चीज़ों को बताना चाहिए कि जनसंख्या कम क्यों है, जो मतलब जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या नुकसान है। हमारे प्रदेश को ही नुकसान नहीं है, देश को ही नुकसान नहीं है, इससे हमारे समाज को भी नुकसान है, परिवार को नुकसान है। ये चीज़ों को हमें बताना होगा स्कूल में जा करके, अलग से कैंप लगा करके, इसके अलावा ग्राम सभा की बैठक बुला करके, तो ये सब काम हमें करने की जरूरत होती है, तब जनसंख्या कम होती है। हम जागरूक करते नहीं हैं, बस हम केवल योजना तो बना देते हैं, हम योजनाओं को कागज तक सीमित रखते हैं, कार्यालय तक सीमित रखते हैं, ये ऐसा जनसंख्या कम नहीं हो सकती है, ठीक है। निरोधक उपायों को प्रोत्साहन देना। निरोधक जो उपाय होते हैं जनसंख्या कम करने के लिए, ये भी निरोधक उपाय के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, और पता होता है तो शर्म करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें हमें जागरूक करना है, उन्हें हमें जोड़ना है कि नहीं ये आप अपनाइए, इससे जनसंख्या कम होगी, ठीक है। विवाह की आयु में वृद्धि, देखा होगा हमारे यहाँ जो है विवाह की आयु के लिए 21 और 25 साल पे बात भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है विवाह की आयु को अगर बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है जनसंख्या कम होगी, ठीक है। आगे बढ़ते निष्कर्ष में हम लिख देंगे कि इस दिशा में नई जनसंख्या नीति 2021 जनसंख्या नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। उपरोक्त उपाय जनसंख्या जो है स्थिरीकरण के साथ साथ जीवन में खुशहाली लाने और प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर में, जनसंख्या नीति 2021, तो 2021 से लेकर के 2030 तक जो जनसंख्या नीति है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसकी चर्चा भी मैं अगले क्वेश्चन में करूंगा, आने वाले क्वेश्चन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बढ़ क्यों रही है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या बढ़ने के पीछे कारण क्या है, ये आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से लिखने की जरूरत है, तभी आपको ज़्यादा नंबर इसमें मिलेगा। और जितना आप तार्किक आंसर देंगे, जितना आप डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपका आंसर प्रभावशाली बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मैंने अभी बताया था, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। एक तरफ हम जनसंख्या नीति लाए हैं जनसंख्या को सीमित करने के लिए, और दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें करना है कि हम नीति कुछ और लाए हैं लेकिन प्रभाव कुछ और हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इस पे हमें बात करना होगा। और जनसंख्या नीति 2021 से 30 तक लाई गई है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे यूपीपीसीएस में। अब उत्तर का प्रारूप क्या होगा, तो लिखा है उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021-30। हम इसमें भूमिका बताएंगे, फिर हम प्रावधान, नई जनसंख्या नीति के प्रावधान क्या है ये हम बना नहीं सकते हैं, अपने से नहीं बना सकते हैं। जो प्रावधान भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बनाया है उसी पे हम ध्यान देंगे। फिर इसके सकारात्मक और नकारात्मक जो है प्रभाव क्या होंगे, और फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो उत्तर का प्रारूप हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, उत्तर के प्रारूप के आधार पर ही हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ लोग हैं वाला राज्य है। अतः जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 2021-2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है। अब आपको पता होगा, मैंने अब देखो आप यहाँ पे जो भूमिका लिखी है, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ही जनसंख्या नीति लाई गई है, ना कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। भारत उत्तर प्रदेश सरकार भी चिंतित है, जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए नीति लाई गई है, पॉलिसी लाई गई है कि जनसंख्या को कैसे सीमित किया जाए। और जनसंख्या जब तक सीमित नहीं होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि संसाधन तो सीमित है और जनसंख्या पे बोझ, जो संसाधन पर जनसंख्या बोझ बनती है, तो जाहिर सी बात है कई और समस्याएं जो जन्म लेती हैं। इसीलिए हमें ये नीति लाने की जरूरत पड़ी है, ठीक है।
अब इसमें अगर हम बात करते हैं प्रमुख प्रावधान क्या है, तो 2026 तक कुल प्रजनन दर 2.1 करना है और 2030 तक 1.9% करने हैं। ये मुख्य प्रावधान आपको रटना पड़ेगा, बार बार लिख करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, गर्भ निरोधक का प्रयोग वर्ष 2026 तक 32% से बढ़ा करके 45% और 2030 तक 52% करना है। हमारे यहाँ गर्भ निरोधक जो चीजें हैं, उपाय हैं, उनको लोग नहीं अपनाते हैं। तो 2026 तक उसको कितना करना है, 32 से बढ़ा करके, अभी वर्तमान में 32% लोग ही कर रहे हैं, तो 26 तक उसको बढ़ा करके 45 और बाद में 30 तक लगभग 52, आधा कर देना है, जिससे जनसंख्या जो है क्या हो, कंट्रोल हो, समाप्त, बिल्कुल बिल्कुल रोकना नहीं है, कम करना है। रोक देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर 197 से घटा करके 150, फिर 2030 तक 98 करना है। मातृत्व मृत्यु दर मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो बहुत सारी हमारे देश की महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, पोषण की वजह से, कमी की वजह से मर जाती हैं। तो याद रखना, 1 लाख पर 197 महिलाएं मर जाती हैं, ठीक है। उनको घटा करके 150 और फिर जो है 30 तक क्या करना है, 98 तक लाना है, ठीक है। ये जो है प्रावधान है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर 4 मतलब अगर देखा जाए, शिशु मृत्यु दर देखा जाए तो 43 से घटा करके उसे 32 और फिर 2030 तक उसे 22 तक लाना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जन्म लेते ही मर जाते हैं, तो उन्हें शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। अन्य प्रावधान क्या है, प्रोत्साहन राशि 2 या उससे कम बच्चों वाले कर्मचारियों को जो है पदोन्नति और वेतन वृद्धि की जाएगी। अगर कर्मचारी कोई उत्तर प्रदेश का है, अगर उसको याद रखिएगा जो है 2 या उससे कम बच्चा पैदा करता है, तो याद रखना उन कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी, प्रमोशन किया जाएगा, उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। इससे जो है लोग जो है लालच में आकर के और कम बच्चा पैदा करें। लोक सेवकों को जो है 2 अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। 12 महीने का मातृत्व और पितृत्व अवकाश मिलेगा। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, पानी, आवास, गृह ऋण आदि पर करों में छूट उनको दी जाएगी। जो सरकारी नौकरी में नहीं है उन्हें कर में छूट दी जाएगी। माता पिता के नसबंदी चुनने पर उनके बच्चों की को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट है, ये प्रावधान में है कि अगर कोई माता पिता जो है नसबंदी को चुनते हैं तो उनके बच्चों को 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है जनसंख्या नीति के प्रावधान है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रभावकारी उपाय हो सकता है। गरीबी, भुखमरी व बेरोजगारी से कुछ हद तक निजात मिलेगा। आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग मिलेगा, ठीक है। तो इससे जो है क्या होगा, ये इसके सकारात्मक लाभ हैं। अगर हम बात करते हैं, पलायन कम होगा, जो हमारे यहाँ माइग्रेशन होता है वो कम होगा, और आर्थिक विषमता कम होगी, जो आर्थिक असमानता हमारे यहाँ है वो कम हो सकती है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, असुरक्षित गर्भपात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि समाज में पुत्र को वरीयता दी जाती है। जाहिर सी बात है, अगर ये पता चल जाए कि हमें एक ही बच्चा पैदा करना है, 2 ही बच्चा पैदा करना है और हमें लड़का ही चाहिए, तो क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पता कर लेंगे किसी तरीके से। अगर लड़की पैदा हो जाएगी तो गर्भपात कर देंगे, पता चल गया कि लड़की पैदा होने वाली है। तो ये एक जो है बढ़ावा मिल सकता है, एक ये साइड इफेक्ट हो सकता है। बाध्यकारी उपाय समाज में असंतोष पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत बाध्य करोगे तो जनता गुस्सा में आ जाएगी। बाध्यकारी उपाय लोक सेवकों की कार्यशैली पर भी असर डाल सकते हैं, उनके काम करने की जो है तरीकों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। महिला उत्पीड़न के अपराधों में वृद्धि हो सकती है। कैसे, महिला को पता चला कि हमें 1 ही 2 बच्चा पैदा करना है और लड़की ही पैदा हो रही है, तो गलती हमारा समाज किसको मानता है, महिला को मानता है। तो महिलाओं का उत्पीड़न शुरू हो जाएगा, महिलाओं को ताना मारा जाएगा, महिलाओं को बोला जाएगा, घरेलू उनके साथ हिंसा होगी। ये सब समस्याएं हमारे देश में होती हैं, खास करके ग्रामीण समाज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी रूप से अगर क्रियान्वयन में राज्य सरकार को सावधानी बरतनी होगी, ताकि समाज का हर वर्ग जो है इसको अपना सके और किसी के साथ कोई भेदभाव
ना हो सके। तो एक क्वेश्चन का पूरा क्या है आपका एक तरह से फ्रेमवर्क है कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है। तो प्रावधान जो शिक्षा की नीति के होते हैं या किसी भी शिक्षा नीति हो, जनसंख्या नीति हो, सौर ऊर्जा नीति हो, कोई भी नीति हो, तो जो प्रावधान सरकार द्वारा डिसाइड किए जाते हैं उन प्रावधानों को आपको हूबहू लिखना होगा। आप उसमें जो है अपनी तरफ से कोई बात नहीं बना सकते हैं, नहीं तो ये लगेगा एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर के पास क्या होता है एक क्वेश्चन का आंसर का प्रारूप होता है उसके पास, तो वो मिलाएगा ना कि प्रावधान तो हम थे ही नहीं हमारे में और ये डाल के बैठे हैं, इसका मतलब ये हमसे ज़्यादा सोच रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ज़्यादा सोच करके प्रावधान नया जोड़ दिया अपने आप से, तो वो निगेटिव पड़ जाता है। थोड़ा उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका है, ये भी जनसंख्या से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की बृहद जनसंख्या राज्य के विकास में कहां तक सहायक हो सकती है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करें। अब क्वेश्चन पूछा गया कि अधिक जनसंख्या, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, निबंध आता था पहले लिखने को, आपको याद होगा कि भारत की जनसंख्या अभिशाप है या वरदान है। अगर जनसंख्या ज्यादा है और उसको अगर हम शिक्षित कर दें, उसे हम रोजगार से जोड़ दें, कौशल से जोड़ दें, तो वो जनसंख्या हमारे देश के ऊपर भार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वही जनसंख्या को हम स्किल ना करें, शिक्षित ना करें, रोजगार से ना जोड़ें, तो हमारे देश के ऊपर क्या हो जाती है, बोझ हो जाती है। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो ज्यादा है, तो अचानक से तो हम सबको गोली नहीं मार सकते हैं, सबको हम जो है नदी में नहीं ढकेल सकते हैं। तो जो बृहद जनसंख्या है उसको ऐसा क्या करें कि वो विकास कार्यों में जुड़ जाए, उससे उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। तो उन बढ़ती जनसंख्या को हमें विकास की ओर लाना है, तो उससे सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को बनाया है जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, लिखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर के प्रारूप को देखेंगे कि उत्तर का प्रारूप कैसा है। तो लिखा है आपका कि बृहद जनसंख्या का राज्य के विकास में योगदान करने के लिए भूमिका, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, फिर निष्कर्ष के आधार पर इस आंसर को हम लोग लिखेंगे। तो ये उत्तर का प्रारूप आपका हो गया। लिखा है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें सर्वाधिक युवा आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 45% निवास करती है। अब उत्तर प्रदेश में 45% जनसंख्या क्या है, युवा है। और इस युवा को अगर हम शिक्षित कर दें, बहुत ध्यान से समझिएगा, शिक्षित कर दें, इसे हम रोजगार से जोड़ने के उपाय कर दें, इन्हें हम जो है क्या करें, इन्हें हम कौशल से जोड़ दें, स्किल से जोड़ दें, तो यही युवा हमारे देश की पूंजी बन जाएंगे, यही युवा हमारे देश का संसाधन बन जाएंगे, प्रदेश का भी और देश का भी। लेकिन अगर इन्हीं युवाओं को हम शिक्षित ना करें, रोजगार से ना जोड़ें, कौशल से ना जोड़ें, तो 45% युवा हैं, ये क्या करेंगे, ये चोरी करेंगे, अपराध करेंगे, डकैती करेंगे, अपराध की ओर बढ़ते जाएंगे। तो याद रखना, इससे और समस्या खड़ी हो गई, प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई। तो इन युवाओं 45% युवा अगर हैं, तो इनको हमें क्या करना होगा, इन्हें हमें कौशल से जोड़ना होगा, शिक्षा से जोड़ना होगा, रोजगार से जोड़ना होगा। नौकरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रोजगार जोड़ना होगा, तभी जा करके हम इनको जो है मानव जो है संसाधन या पूंजी में तब्दील कर सकते हैं। नहीं तो यही युवा विद्रोह करते हैं। बहुत सारे देशों में देखा होगा जेएनजी जो है, जो विद्रोह हुए थे नेपाल में, बांग्लादेश में, इन सब देशों में क्यों हुए, क्योंकि यहाँ के युवा सरकार की नीतियों से असंतोष, इसी वजह से विद्रोह किया। तो ये ना होने पाए, ये सब घटनाएं हमारे यहाँ ना होने पाए, हमें अपराध से इन सबको रोकना है। यही युवा, कभी आप न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, समाचार पत्र उठा के देखिएगा, गंभीरता से बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं, चाहे वो साइबर ठग हो, चाहे वो बाइक चोरी कर रहे हो, गाड़ी चोरी कर रहे हो, घरों में चोरी कर रहे हो, देखेंगे सारे जो चोर पकड़े जाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, उनकी एज क्या होती है, तो वो होती है 15 से लेकर के और 40 साल या 45 साल तक ही लोग उसमें ज़्यादातर होते हैं, जबकि उसमें 20 से 35 साल के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। कभी उससे फोटो आए अपराधियों की, जरा उस पर गौर करके देखिएगा, तो वो यही है। अगर वही युवा आज शिक्षित होता, कौशल से जुड़ा होता, मोबाइल बनाना सीखा होता, कंप्यूटर बनाना सीखा होता, कुछ ऐसा काम सीखा होता, टेक्निकल काम सीखा होता, जाहिर सी बात है वो अपराध नहीं करता।
तो ऐसा जो है वातावरण हमने बना रखा है कि वो अपराध की ओर जा रहे हैं, हमें उन्हें अपराध से ओर ना जाने दिया जाए। हमें ऐसा उपाय करना होगा, हमें उन्हें विकास कार्यों में जोड़ना होगा, तो हमें उसके लिए प्रावधान बनाना होगा, उसके लिए हमें नीति बनाना होगा, चाहे शासन के स्तर पे हो और चाहे प्रशासन के स्तर पे हो। अब जरा हम क्वेश्चन देखें अगर, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लिखा है बृहद जनसंख्या विकास में सहायक कैसे हो सकती है। ठीक है, विकास में सहायक कैसे हो सकती है। हमारे जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उन्हें हम गोली नहीं मार सकते हैं खड़ा करके, हम उन्हें मार जो है नदी में नहीं फेंक सकते हैं, उन्हें हम विकास कार्यों में जोड़ सकते हैं, वो हमारे देश के संसाधन है। कैसे? तो पहला पॉइंट है आपका मानव पूंजी के रूप में, कौशल युक्त युवा आबादी को नियोजित तक स्टार्टअप द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। अर्थात हम जो युवा हैं उन्हें मानव पूंजी बनाने के लिए हम कौशल से जोड़ सकते हैं, उन्हें हम स्किल सिखा सकते हैं। जनसंख्या जो जनसांख्यिकी जो लाभांश है, इसका प्रयोग आर्थिक और सामाजिक प्रगति में किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं श्रम की अधिकता या विदेशी निवेशकों का आकर्षण केंद्र बन सकता है। हमारे यहाँ जो विदेशी निवेशक हैं उनमें एक, जब हमारे यहाँ कोई विदेशी कंपनी आती है तो उसमें एक शर्त होती है कि स्थानीय लोगों को, इतने लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ श्रम शक्ति पहले से ही है, तो हम जब निवेश लाएंगे, विदेशी कंपनियों को लाएंगे तो हम रखेंगे ना। तो याद रखिए क्या लिखा है, क्या विदेशी निवेशकों का आकर्षण केंद्र बन सकता है। उदाहरण के रूप में 33.5 लाख करोड़ का निवेश वर्तमान में प्राप्त भी हुआ है। हमारे यहाँ जो है युवाओं को रोजगार मिल सकता है जब किसी क्षेत्र में कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना लगेगा। बृहद बाजार क्या है? बृहद जनसंख्या देखा जाए तो बृहद मार्केट का निर्माण करती है, जिससे वस्तु खपत और रोजगार में वृद्धि होती है। तो बृहद जनसंख्या हमारे लिए उत्पादन का एक बाजार भी हो सकता है, जितना जो बिकेगा उतना उत्पादन होगा, तो इससे भी रोजगार क्रिएट होगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं, हालांकि यह तभी संभव है जब कौशल युक्त, गुणवत्ता युक्त और मूल्य युक्त शिक्षा और नवाचार को लागू किया जाए। ये तभी संभव है जब हम ये चीजों को फॉलो करेंगे, नहीं तो चीजें संभव नहीं है। हालांकि अकुशल जनसंख्या जनांकीय लाभांश की जगह आपदा का रूप धारण कर सकती है। अगर अकुशल जनसंख्या है तो विभिन्न प्रकार की आपदा के लिए क्या है, रूप धारण कर सकती है, अपराध करेगी। मैंने वही बता दिया आपसे। तो उन्हें हमें कैसे जोड़ना है? कौशल से जोड़ना है। हमारे युवाओं को कौशल से जोड़ेंगे तो वो नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, वो रोजगार के पीछे भागेंगे, कुछ अपना स्टार्टअप करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे। तो इसीलिए जो है हमें उन्हें रोजगार परक बनाना होगा, हमें उन्हें देश के, राज्य के विकास में उन्हें हमें जोड़ना होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत टैलेंट होता है, बस वो उनमें सही से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। परिवार के द्वारा भी, समाज के द्वारा, हमारे जो देश की सरकारें हैं वो भी प्लेटफॉर्म देने में असफल हुई हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है ये समस्याएं देखने को मिलती है। पेपर लीक हो जाता है, समय से पेपर नहीं होता है, पेपर का जो है न्यायालय में विवाद हो जाता है। तो बच्चों की एज तो बढ़ती जा रही है। अब वही बच्चे जब एज बढ़ेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो अपराध की ओर बढ़ते हैं। उनके अंदर सरकार के प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है। वो जो है हर चीज में नफरत की भावना पैदा हो जाती है, एकांकी हो जाते हैं, वो जो है हर चीज से नफरत करने लगते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करने देना है। इसमें केवल आम जनता या युवाओं का ही जो है दोष नहीं है, सरकारों का भी दोष है कि वैसा वो इन्वायरमेंट बनाते ही नहीं है कि जैसे वो काम कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नकारात्मक देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या जो है दोनों में वृद्धि संसाधनों पर दबाव डालते हैं। जाहिर सी बात है, ज्यादा क्योंकि संसाधन में वृद्धि नहीं हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो तो दबाव डालेंगे ही। सामाजिक अराजकता बढ़ती है इससे। ठीक है, ये भी एक होता है, समस्या है। बेरोजगारी में वृद्धि होती है, कृषि क्षेत्र में निर्भरता में वृद्धि होती है। लगातार कृषि में निर्भरता इसलिए बढ़ती जाती है जबकि वहां उतना काम है नहीं। सरकार द्वारा गुणवत्ता युक्त शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध न कराना पाना जो है, ये भी एक समस्या है। साक्षरता दर कितनी है? 67.7% है। जाहिर सी बात है, इसीलिए जो है हमारे उत्तर प्रदेश में वो अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जब बेरोजगार कोई होगा, आवश्यकता तो पूर्ति करनी है उसे तो भी जो है जीवन जीना है ना, तो क्या करता है? चोरी करता है, अपराध करता है। तो हमें उस अपराध की ओर नहीं जाने देना है, उसे हमें विकास कार्यों में लगाना है। गरीबी में वृद्धि होगी। ठीक है, अतः जनसंख्या बृहद आकार तब कारगर सिद्ध होगा जब कौशल युक्त हाथ और हर हाथ में रोजगार
होगा। ठीक है, कौशल सिखाना बहुत जरूरी है। एक अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। कभी आप देखिएगा जो ट्रैक्टर मैकेनिक जो होते हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, जीप बनाते हैं, मार्शल जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ बनाते हैं, 2 व्हीलर गाड़ियाँ बनाते हैं, वहाँ देखिएगा बच्चे काम करते हैं, 20 साल 22 साल के बच्चे काम करते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया, लेकिन उन्होंने कौशल सीख लिया और पूरे गाड़ी के एक एक पुर्जे को अलग कर देते हैं और फिर उस सबको जोड़ देते हैं। कोई इंजीनियरिंग का काम नहीं किया है, उन्हें इंजीनियरिंग का जो ई भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो कौशल सीख गए कि कौन सा चीज कहाँ फिट होगा और कैसे फिट होगा। तो कौशल ही है जो उनको रोजगार दे रखा है। उन्होंने वो स्किल सीख लिया है, वो जो उनको रोजगार से जोड़ के रखा है। तो स्किल बहुत जरूरी है हमारे देश के युवाओं को सिखाना, चाहे एआई हो, चाहे आपका जो है कोई भी चीज हो, डिजिटल हो, उन्हें हम हमेशा स्किल से जोड़ के रखे हैं। जापान, कोरियाई जो कोरिया देश है, चीन है, ये सब आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने शुरू से बच्चों को स्किल से जोड़ के रखा है, शिक्षा को स्किल से जोड़ दिया है। वहाँ के बच्चों को कंप्यूटर बनाना सिखाया जाता है और हमारे यहाँ बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है। तो चलाना बहादुरी नहीं है, बनाना बहादुरी है। जो बना रहा है तो इसका मतलब वो सीख रहा है कि सॉफ्टवेयर निर्माण कैसे होता है, हार्डवेयर कैसे बनता है। तो हमारे यहाँ इसीलिए सबकी जरूरत है, तभी हमारे युवा उत्तर प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में आई थी, ये हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा क्योंकि अभी इसके आगे कोई नीति नहीं आई है। ठीक है, तो उत्तर का प्रारूप क्या होगा? पहले भूमिका बताएंगे, फिर लक्ष्य, फिर सीमाएं और फिर निष्कर्ष बताएंगे। तो याद रखना जो है हमें उसमें प्रावधान को वही लिखना होगा जो हमारे यहाँ शासन द्वारा उसमें डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, तो लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2022 में नई सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ाना है। तो गैर परंपरागत जो है स्रोतों से हमें विद्युत उत्पादन करना है। परंपरागत स्रोत होते हैं कोयला, जो है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? जैसे आपका जो है बायोमास, बायोगैस, इसके अलावा जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ये सब क्या है? गैर परंपरागत स्रोत हैं, हमें इनको बढ़ावा देना है। ठीक है, ये आपके सौर ऊर्जा नीति का एक आयाम है। लक्ष्य क्या है इसका? सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार राज्य में वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये पॉइंट में आपको लिखना होगा। ठीक है, ये सौर ऊर्जा उत्पादन में नीति रखा गया है। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 20 सौर शहरों को विकसित करेगी। पहला सौर शहर विकसित हुआ है अयोध्या। ठीक है, तो 20 सौर शहर विकसित किए जाएंगे 5 वर्षों में, जिसमें 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप जो है इंस्टॉलेशन किया जाएगा, मतलब वहां पे लगाए जाएंगे। इसके अंतर्गत 30,000 युवाओं को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण और परीक्षण दिया जाएगा, जो सौर मित्र कहलाएंगे। ये एक अच्छा पहल हो गया, मैंने अभी बताया। अब युवाओं को क्या किया जा रहा है? एक तरह से कौशल से जोड़ा जा रहा है, उन्हें सूर्य मित्र कहा जाएगा। ठीक है, तो 30,000 युवाओं को जोड़ा जाएगा। तो 30,000 युवाओं को नौकरी मिली कि नहीं मिली, रोजगार मिला कि नहीं मिला, यही सब कदम उठाने की जरूरत है। जो कदम आज तक नहीं उठाए गए, इन्हीं का कदमों को उठाया गया होता तो उत्तर प्रदेश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती और लोग नौकरी पीछे नहीं भागते। दूसरा, सौर शहरों के रूप में विकसित किए जाने वाले शहर जैसे मेरठ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आजमगढ़, अयोध्या, अलीगढ़ हैं जिनको इनके लिए चुना गया। तो 20 शहर कौन है? अगर नहीं याद आ रहा है तो 2-4 शहरों का उदाहरण भी आप दे सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य के 21,000 से अधिक गैर विद्युतीकरण प्राथमिक स्कूलों में रूफटॉप सोलर को लगाया जाएगा। बहुत सारे स्कूल ऐसे जहाँ पे विद्युत का अभी पहुँच नहीं हो पाई है, प्राइमरी स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, तो वहाँ छतों पर क्या करेंगे? हम सौर ऊर्जा लगा देंगे, वहाँ भी एक तरह से विद्युत उत्पादन होगा। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे भी ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा। इस नीति में राज्य के 6 एक्सप्रेस वे में सोलर प्लांट का प्रावधान किया गया है। जो एक्सप्रेस वे होते हैं, जो उस पर लाइट जलती हैं, वो सौर ऊर्जा से जलेंगी।
ठीक है, ये भी अपने आप में विद्युत की बचत है और इससे जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा है। बुंदेलखंड क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के रूप में विकसित करना और विकेंद्रीकृत ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो बुंदेलखंड में आपको पता होगा तापमान ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पर हम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाएंगे, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है जो नीति में बताया गया है। राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में जो है निजी निवेश आकर्षित करना और प्रारंभिक और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ जो है दृष्टतम ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करने हेतु ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त करना है। तो ये सब उपाय करके हम जो है अपने उत्तर प्रदेश में हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं, जो हमें प्रावधान में बताया गया है, हमें ये लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा जो है आयोग पर बल नहीं दिया, मतलब ये हुआ कि कृषि क्षेत्र में हमारे सौर ऊर्जा पे बहुत बल नहीं दिया गया है, हमें देने की जरूरत है। दूसरा, सौर ऊर्जा के लक्षित ग्रिड निर्माण हेतु जो है संरचना का अभाव है। हमारा सौर ऊर्जा ग्रिड जो बनाया जाए, जो सौर ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए भी हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, इसको हमें बनाने की जरूरत है। आटा चक्की, धान दराई इत्यादि में भी जो है जीवाश्म ईंधन की खपत अधिक है, इसके लिए स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है। तो हमारे यहाँ देखा होगा भाई, जैसे छत्तीसगढ़ में जो है नया प्रयोग किया गया कि जो सौर ऊर्जा से वहां पंपिंग सेट चलाए जाने लगे पानी निकालने का, तो जाहिर सी बात है उसी तरह से हम आटा चक्की, धान और दराई का काम भी हम सौर ऊर्जा से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी कोई बहुत बड़ा प्रावधान हमारे यहाँ नहीं किया गया, जो हमें करने की जरूरत है। कुशल सौर ऊर्जा श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा कोई सफल आधार तैयार अभी नहीं किया गया है कि हम उन्हें प्रशिक्षित कर सके सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है श्रमिकों के लिए, और जो नीति स्पष्ट अभी हमारे यहाँ नहीं है, जो करने की जरूरत है। निष्कर्ष कह सकते हैं कि नई सौर ऊर्जा नीति से जहां एक तरफ प्रदेश की परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छ ऊर्जा में कार्बन जो है क्रेडिट भी बढ़ेगा जो है उत्पादन से, और इस प्रकार यह जो है आपका जो सतत विकास लक्ष्य 7 है उसको हम प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो है 7 में क्या है, स्वच्छ ऊर्जा है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक अचीव करने में योगदान दे सकते हैं। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सौर ऊर्जा नीति, इसके प्रावधान क्या है सब आपको लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे या डायग्राम के माध्यम से मैप बना करके आप, और जो है खास करके पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर प्रभावशाली बनेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, विद्युत क्षेत्र की उत्तर प्रदेश में क्या समस्याएं हैं, इसके उन्नयन हेतु समाधान सुझाइए। ठीक है, हमारे देश में और प्रदेश में दोनों जगह याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को हमें चिन्हित करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र में हम सबको रखेंगे, परंपरागत को भी और गैर परंपरागत, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, केवल विद्युत क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, तो क्या समस्याएं हैं और इनके जो है क्या समाधान हम सुझा सकते हैं। तो हम पहले उत्तर का जो प्रारूप है, परिचय, समस्याएं और समाधान, और फिर बाद में निष्कर्ष लिखेंगे, क्योंकि हमें टू द पॉइंट रहना है, शब्दों का यहाँ पर सारा खेल है। ठीक है, शब्द सीमित है। लिखा है भूमिका में उत्तर प्रदेश में कुल संभावित विद्युत क्षमता 31,307.29 मेगावाट है। अगर ये डाटा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप हम भूमिका में हम डाटा को बताएंगे, डाटा नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विद्युत के अलग अलग प्रावधान, अलग अलग क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो सब तक विद्युत पहुंच सके। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश का मैप बना करके हम उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन केंद्रों को दिखाएंगे, चाहे जैसे केंद्र हो, जैसे जो है आंवला बरेली, हरदुआगंज अलीगढ़, परीक्षा बांध झांसी जल विद्युत का केंद्र है, माता टीला जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ, राजघाट ललितपुर में बेतवा नदी पर है, मेजा प्रयागराज में, जो है ओबरा आपका रिहंद जो है सोनभद्र में, टांडा ये आपका ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर में, और आपका नरोरा परमाणु केंद्र जो है बुलंदशहर में है। तो हमें कुछ उत्तर प्रदेश का मैप बना करके हमें उनमें यह दिखाना है कि जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ विद्युत केंद्र हैं, हमें कुछ उनके एग्जाम्पल देने होंगे। इसके अलावा हम उच्चाहार रायबरेली को भी बता सकते हैं। ठीक है,
ये सब क्या है, ताप विद्युत केंद्र है और कुछ जल विद्युत केंद्र है। पहले हम समस्याओं की ओर चलते हैं। हमारे यहाँ विद्युत क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? तो गैर कानूनी तरीके से विद्युत की प्राप्ति, जैसे बिजली चोरी, मीटर में हेरफेर करना। इसको करने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के लोग गर्व महसूस करते हैं कि देखा, मैंने सरकार को बेवकूफ बना दिया, देखा हम बिजली चोरी कर लिए। गाँव में क्या होता है, लोग मोटर चलाते हैं, विद्युत चोरी करके तार लगा देते हैं। दूसरा, शिकायत क्यों नहीं करता? क्योंकि वही काम वो भी करता है। तो शिकायत इसलिए नहीं करता क्योंकि हम करेंगे तो ये हमारे बारे में बता देंगे। इसीलिए याद रखना, ये बहुत जो है समस्याओं का एक बहुत बड़ा जो जाल है। अधिकांश ऊर्जा जीवाश्म ईंधन पर आधारित है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ जो विद्युत के काफ़ी जो स्रोत है वो डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब है। तो अभी हमारे यहाँ सौर ऊर्जा के प्रति अब रुझान लोगों का बढ़ने लगा है। आप शहरों में देखेंगे, कहीं आप देखेंगे तो सबके छतों पे लगभग लगना शुरू हो चुका है। लेकिन गांव में भी ये समस्या है। गांव में भी लोग सोचते हैं ठीक है लगवा लेंगे, अभी टाल रहे हैं। सरकार या तो सब्सिडी दे या सरकार फ्री में आके लगा दे उनका, तब वो लगवा लेंगे। ऐसे पैसा खर्च करने में थोड़ा भी गाँव के लोग बच रहे हैं। ठीक है, आपूर्ति में असक्षम नहीं, क्योंकि विद्युत कटौती बहुत अधिक होती है। उदाहरण तराई और बुंदेलखंड में हमारे यहाँ विद्युत की आपूर्ति जो है सक्षम नहीं है, असक्षम है। हमेशा जो है लाइट की कटौती होती रहती है। फैक्ट्रियों में लाइट देने के लिए बड़ी बड़ी जो निजी फैक्ट्रियां हैं वो ज़्यादा पैसा देते हैं तो उनके यहाँ लाइट भेज देते हैं। ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और बुंदेलखंड में और तराई क्षेत्र में विशेष रूप से विद्युत की आपूर्ति निरंतर नहीं हो पा रही है। विद्युत प्रेषण लाइन कृषि और घरेलू उपयोग के लिए अभी भी अलग नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए जो कि विद्युत क्रॉस का कारण बनता है, ये भी एक समस्या है। मौसम बदलते हैं, विद्युत की कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि विद्युत प्रेषण तार कट जाते हैं। अगर यही तार जमीन के नीचे होते तो लाइट चाहे तूफान आए चाहे चक्रवात आए कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होता है, सरकार का बोझ बढ़ जाता है काम का। ठीक है, मान लो विद्युत, जाहिर सी बात है विद्युत तो काटना पड़ेगा अगर मौसम खराब होगा। हम सरकार किसी को मरने नहीं देगी ना। तो विद्युत उत्पादन अगर ये मौसम बदलता है तो उससे क्या होता है, विद्युत को काटना पड़ता है। जिससे क्या होता है, बुंदेलखंड में त्वरित झंझाट के कारण ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर विद्युत का जो है कटौती, वहां पर ये समस्या जो देखी जाती है। दूसरा, अगर मान लीजिए कभी वहां पे विद्युत नहीं काटा गया तो लोग मरेंगे, जानवर मर जाएंगे, पशु पक्षी मरेंगे। इसीलिए विद्युत काटने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि अगर यही विद्युत जो है जमीन के नीचे चलती है, जैसे विदेशों में ये हो गया है, हमारे देश में भी ये योजना शुरू कर दी गई, लेकिन अभी व्यापक पैमाने पर नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है क्या है, एक नया बोझ पैदा कर देती है। मान लो कहीं अगर आंधी तूफान आ गया, ठीक है, बारिश हो गई और तार टूट के गिर गए, अब पूरा मशीनरी जो विद्युत विभाग का है वो तार जोड़ने में लग जाएगा। पूरा दिन जोड़ा जाएगा और पूरा दिन उनको गाली खाना पड़ेगा समाज से, अभी तक लाइट नहीं है, अभी तक लाइट पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। और उनकी समस्या क्या है कि तार जो है कहाँ पे है, पेड़ पे लटका हुआ है, कैसे लटका हुआ है, तो उनके लिए अलग चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं बोझ बनता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना है, तार को जमीन नीचे कर देंगे तो कुछ भी होगा, ना कोई मरेगा ना कोई समस्या होगी। ये भी एक समस्या हमारे देश में देखने को मिल रही है, जो विदेशों में अक्सर नहीं है। विद्युत वितरण कंपनियां घाटे में चल रही हैं, जो कि राज्य सरकारी घाटे में भी वृद्धि करता है। हमारे यहाँ चुनाव, जैसे भी आज के पेपर में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि फ्री की चीजें सरकारें घोषित ना करें। चुनाव के समय फ्री में चीजें दे करके वोट जो है ना लें। इससे राज्य पर, देश पर, राजस्व पर जो है वो क्या कहते हैं, भार बढ़ रहा है। रोजगार देने का प्रयास करें, फ्री की चीजें ना दें। अब हम समाधान की अगर बात करते हैं तो सोलर रूफटॉप और ग्रीन जो है कॉरिडोर जैसी अवधारणाओं को हमें क्या करना है, अमल में लाना होगा। ठीक है, तो जाकर के हम कहीं ना कहीं इसको अचीव कर सकते हैं। जो हाइब्रिड ऊर्जा पार्क, इसमें विद्युत उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। वो भी जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा होती है कि विशेष स्थापना खास करके बुंदेलखंड में, क्योंकि वहां तापमान अधिक होता है। किसानों को सोलर पंप हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे आपका कुसुम परियोजना, तो कुसुम परियोजना याद रखना, किसानों को सोलर पंप के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिससे मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में ये बहुत मतलब व्यापक तरीके से लागू किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो स्मार्ट जो है मीटरिंग और प्लास्टिक केबल के जो है कटर को बढ़ावा देना चाहिए। उदय योजना का क्रियान्वयन करना, क्योंकि इससे विद्युत वितरण
कंपनियों को घाटे को कम किया जा सकेगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की प्रगति को बढ़ावा देना, जिससे जो है यहाँ पर जो है विद्युत उत्पादन हो सके और हमारे यहाँ निर्भरता कम हो सके। समस्याएं हमारे यहाँ हैं, तो हम निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बायोमास ऊर्जा क्या है, इसके महत्व को बताते हुए उत्तर प्रदेश में इसकी संभावनाओं की चर्चा करें। बायोमास ऊर्जा किसे कहते हैं, हम इसकी परिभाषा को पहले लिखेंगे, बताएंगे। ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। तो भूमिका बताएंगे, महत्व बताएंगे, संभावनाएं बताएंगे और फिर निष्कर्ष बताएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो लिखा है, सड़े गले पेड़ पौधे पशु अपशिष्ट से प्राप्त पदार्थ बायोमास कहलाता है। इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। तो पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष, जीव जंतुओं के और जो अवशेष होते हैं उनसे जो आप सड़ने गलने से जो ऊर्जा बनती है उसे हम बायोमास कहते हैं। लेकिन यहाँ बायोगैस क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं। जब गोबर गैस से ऊर्जा बनाई जाए तो उसे बायोगैस कहते हैं, और जब पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो उसे बायोमास कहते हैं। ठीक है, महत्व क्या है, ऊर्जा का जो है अक्षय स्रोत है, अर्थात नवीकरणीय स्रोत है बायोमास। इसका महत्व यह है, कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता इससे क्या होती है, कम होती है, ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा लागत प्रभावी होती है, यह कम कचरा उत्पन्न करता है और साथ ही इससे कचरे की समस्या का समाधान भी होता है। बायोमास ऊर्जा का घरेलू स्तर पर भी उपयोग होता है, जिससे हमारे यहाँ सब्जी उब्जी होती है ना, सब सड़ उनको जो है क्या करते हैं, अपशिष्ट होते हैं, सड़ा गला करके विद्युत उत्पादन कर सकते हैं इनसे हम। उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं अधिक हैं। जैसे तराई क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क, कतनिया घाट, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आदि जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हैं, जहां सड़े गले पेड़ पौधों के अपशिष्ट बहुतायत में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में पशुधन में संपन्न हमारा प्रदेश है, हमारे यहाँ पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो उनसे जो अपशिष्ट निकलेंगे उससे बायोमास बनाया जा सकता है। ये संभावनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद प्रदेश में अगर कहा जाए तो जो है पशु ज्यादा है। कृषि उत्पाद हमारे यहाँ, तो खाद्यान्न उत्पादन हमारे यहाँ होता है, देश में प्रथम स्थान पर है, तो ये बायोमास की अपार संभावनाएं हमारे यहाँ है। इसके अलावा गन्ना उत्पादन में हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर हैं। तो गन्ना उत्पादन में जो आपका उससे गन्ना से जो खोई निकलती है उससे भी बायोमास हो सकता है, तो ये हमारे यहाँ संभावनाएं हैं। बायोमास आधारित विद्युत का निर्माण, जैसे गैसीफायर पावर प्रोजेक्ट को जो है जनरेशन पावर प्रोजेक्ट में तब्दील कर देना है, ये प्रावधान है। सरकार क्या कर रही है बायोमास के लिए, ये भी हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 लाया गया है इसीलिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी योजना दी जाती है। यूपी बायोगैस संयंत्र मथुरा में लगाया गया है। यूपी नेडा की स्थापना की गई है। तो ये सब बायोमास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है। क्या सरकार कर रही है, कैसे कर रही है, इस पे भी हम थोड़ा वहां पे योजनाओं को हम लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, और फिर हम निष्कर्ष के साथ इस आंसर को पूरा करेंगे। तो इसी पॉइंट में आधार पे हमें आंसर लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को बताते हुए इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो पवन ऊर्जा हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ लगाया जा सकता है ये बताना है, और उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के साथ साथ इनके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है ये बताना है। तो भूमिका, क्षेत्र, संभावनाएं और निष्कर्ष के आधार पर हम लोग यहाँ पर आंसर को पूरा करेंगे। तो लिखा है आपका, ये तो आपका क्या हो गया, तो आपका ये भूमिका हो गई। लिखा है संभावनाएं और सरकार के प्रयास। तो लिखा है बुंदेलखंड क्षेत्र में 50 मीटर की ऊंचाई पर ललितपुर में, झांसी, महोबा में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में जो है हवाएं तेज चलती हैं। तराई क्षेत्र, इस क्षेत्र में 80 मीटर की ऊंचाई तक लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच आदि जिलों में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। तो बुंदेलखंड और आपका ललितपुर दोनों हैं। तो हम एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे, एक मैप ऐसे बना करके हम उत्तर प्रदेश में जो है हम दिखा सकते हैं कि तराई क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की जो है संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ मानसूनी हवाएं अत्यधिक प्रभाव डालती हैं, जिससे पवन चक्कियां आसानी से चल सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मानव संसाधन, कुशल संसाधन की स्थिति में उत्तर प्रदेश में अपार संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर ये जो है
किया जा सकता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने अपने सर्वे में प्रदेश के ललितपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली के 3 जिलों में पवन ऊर्जा की प्लांट लगाने की संभावनाएं बताई हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में हवाएं तेज चलती हैं, यहाँ संभावनाएं बन सकती हैं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने यह पता लगाया है सर्वे में। प्रदेश के 14 जिलों में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान की ओर से जो सर्वे किया गया, जहां पे 80 मीटर की ऊंचाई तक हवा की गति का अध्ययन किया गया, जहां पे गति तेज चलती है तो यहाँ पवन ऊर्जा लगाया जा सकता है। ठीक है, ये संभावनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश की अगर देखा जाए नेडा की रिपोर्ट के अनुसार 3 जिलों में बिड मास्टर लगाए जाएंगे। प्रदेश में 80 मीटर की बजाय 100 मीटर और 120 मीटर की ऊंचाई पर दूसरे जिलों में वायु संचरण का मूल्यांकन किया जा रहा है कि क्या यहाँ पर भी सौर ऊर्जा लगाया जा सकता है 120-100 मीटर की ऊंचाई पर भी। तो हमारे प्रदेश में विद्युत पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए संभावनाएं हैं। हाँ, संभावनाएं सीमित हैं। अगर यही हमारा उत्तर प्रदेश समुद्र के किनारे होता तो अब संभावनाएं ज्यादा होती। कहीं ना कहीं संभावनाएं जहां बन सकती हैं वहां बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, जिससे हम जो है विद्युत उत्पादन के अलग अलग स्रोतों का हम अध्ययन कर सकें, स्रोतों को हम विकल्प के रूप में लागू कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन करते हुए इनकी संभावनाओं को बताइए। तो उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, हमें इस पे बताना है। तो भूमिका बताएंगे, फिर परियोजना जैसे हमारा शीतला, खारा, ओबरा, रिहंद, माता टीला, ये कुछ परियोजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में जल विद्युत के लिए है, हम मैप बना के इनको बताएंगे। फिर संभावनाएं क्या है और फिर निष्कर्ष के आधार पर हम इस आंसर को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 14% है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता 501 मेगावाट है, जो कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 2% है। तो जल विद्युत का हमारे उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में 2% का योगदान हमारे विद्युत उत्पादन में हो रहा है, जो 501 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक उत्तर प्रदेश का मैप बनाएंगे और उत्तर प्रदेश का मैप बना करके हमें उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं को यहाँ पर बताना होगा। जैसे खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में, ऊपरी गंगा जल विद्युत परियोजना आपका पथरी आपका मुजफ्फरनगर में, शीतला जल विद्युत परियोजना आपका झांसी में, माता टीला जल विद्युत परियोजना आपका ललितपुर में, रिहंद जल विद्युत परियोजना आपका सोनभद्र में, ओबरा जल विद्युत परियोजना आपका जो है सोनभद्र में है। ये हमारे जो है उत्तर प्रदेश में जल विद्युत के प्रमुख केंद्र हैं, हम मैप के आधार पर बता देंगे। फिर हम बताएंगे प्रमुख कौन कौन से हैं। तो शीतला मैंने आपको बताया, यही सब जो है हम जो मैंने मैप बताई वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं संभावनाएं की। तो हमारे तराई क्षेत्र में जहां हिमालय की नदियां गिरती हैं वहां पर जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। तो पहला क्षेत्र हो गया आपका तराई क्षेत्र हो गया, तो इसका भी मैप बना सकते हैं कि कहां कहां पे संभावनाएं हैं। तो हिमालयों द्वारा जो प्रवाह तेज होता है, जहां पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत जल विद्युत परियोजनाओं की अपार संभावनाएं हैं, जैसे ललितपुर खीरी, बहराइच में। रन ऑफ द रिवर ये होता है कि नदी बहती रहेगी और जल विद्युत का उत्पादन होता रहेगा, हमें बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती। टरबाइन हम क्या करते हैं, नदी के मुख्य धारा में लगा देते हैं, तो नदी जब पानी बहता है तो वो टरबाइन चलाता रहेगा। ठीक है, उसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ललितपुर में और बहराइच में अपार संभावनाएं तराई में है। हिमालयी जो नदियां होती हैं वो सतत वाहिनी नदियां होने के कारण जल संसाधन की अपार संभावनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में मौजूद है। मानसूनी वर्षा हमारे वहां होती है, तो औसत वार्षिक वर्षा लगभग 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर होती है, तो इससे भी हमारे उत्तर प्रदेश में नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। वर्तमान बांधों का विस्तार करके, अगर हम जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के वर्तमान बांध हैं उनका हम विस्तार करें तो उससे भी हो सकता है। माता टीला, परीक्षा, रिहंद बांध आदि का विस्तार करके हम जल विद्युत उत्पादन को हम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, बस इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे जनता का भी सहयोग उसमें रहे, भूमि अधिग्रहण में इन सब में जो है मदद मिले, तो हम कहीं न कहीं जो है जो ये जल विद्युत उत्पादन को हम मजबूत कर सकते हैं और विद्युत के हम नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके विकल्पों को हम मजबूत कर सकते हैं, उनके विकल्पों को तलाश सकते हैं, उनके विकल्पों के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में विद्युत में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन था आज का, मैंने जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आज का डिस्कशन किया है। तो कहीं क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।